नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 पहाड़ की खबरें। दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी के दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको आज की दे रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी तैयारियां फाइनल कर ली हैं। मसूरी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सोर्सेज के मुताबिक अमित शाह के कार्यक्रम में सीएम धामी भी शामिल हो सकते हैं। और इस समय देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां पर उत्तराखंड में 5 आईपीएस और 14 पीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नए डीजीपी दीपम सेठ ने चार्ज लेने के बाद ये फैसले लिए हैं। सरकार ने कई आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों को नई तैनाती दी है। उत्तरकाशी में हालिया सांप्रदायिक तनाव के बाद वहां के एसपी को हटा दिया गया है। अब सरिता डोभाल उत्तरकाशी की नई एसपी होंगी। पौड़ी में एडिशनल एसपी जया बलूनी इसी पद पर है और देहरादून ग्रामीण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह से हरवंश सिंह को अल्मोड़ा और शेखर चंद सुयाल को हरिद्वार ग्रामीण के पद पर भेजा गया है। वहीं पीपीएस लोकजीत सिंह को हरिद्वार में ट्रैफिक संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। उधर देहरादून से खबर, जहां पर यूसीसी के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, निकाय चुनाव के कारण यूसीसी टल सकता है। सियासी गुणाभाग के चलते यूसीसी टल सकता है। यूसीसी को लेकर अभी विभागों की कैंपेन देंगे। इस खबर पर सुनील, यूसीसी के लिए अभी और कितना इंतजार करना पड़ सकता है कि पेश लगाने पड़ रहे हैं या फिर दिक्कतें आ रही हैं यूसीसी को लागू करने के लिए, क्योंकि देश का पहला राज्य ऐसा जहां पर पूर्ण तरीके से यूसीसी लागू होने जा रहा है। से कवायद चल रही है और ये माना जा रहा था कि ये जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। पहले संभावना थी कि राज्य स्थापना दिवस पर यानी कि 9 नवंबर को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। हम टेक्निकल बेंच की बात करते हैं तो जो नियमावली बनाने के लिए जो कमेटी विभाग को भेजा, अभी विधि विभाग ने जब इसका परीक्षण किया तो विधि विभाग ने करीब 2 बिंदुओं पर इस पर ऑब्जेक्शन जताया और विधि विभाग फिर इसको कैबिनेट को भेजेगा। एक ये बड़ी अड़चन है। दूसरी, इसमें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लगेगा, बाकायदा इसके लिए कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन कमेटी अभी अपना काम शुरू नहीं कर पाई है क्योंकि जो नियमावली है वो फाइनल टच उसको अभी नहीं मिला है, विधि विभाग की मंजूरी नहीं मिली है। तो कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय इस कमेटी को चाहिए होगा। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, जहां तक संभावना है कि 15 दिसंबर के आसपास निकाय चुनाव की जो आचार संहिता है वो जारी हो सकती है। तो फिर एक बार यूसीसी इस कारण भी लटक जाएगा क्योंकि इसके बाद ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। दूसरा जो सबसे बड़ा पेंच है वो सियासी मुद्दे का है कि आपने यहाँ पर निकाय चुनाव होने हैं और जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग अलग कम्युनिटी के जो उनके व्यक्तिगत कानून हैं उनको प्रभावित, उसको लेकर बीजेपी 2 मत उत्तराखंड की तरह ही ये प्रयोग झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी किया था। वहां पर जोर शोर से इस बात को कहा गया था यदि झारखंड सरकार बनती है उनकी तरह यूनिफॉर्म लागू किया जाएगा, क्योंकि दोनों राज्यों में एक तरह से समानताएं हैं। उत्तराखंड भी एक छोटा सा राज्य है, झारखंड भी एक छोटा राज्य है, दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। जो शेड्यूल कास्ट ट्राइबल हैं वो झारखंड में भी हैं तो उत्तराखंड में भी हैं। तो इसको देखते हुए वहाँ पर ये बात कही गई थी। हालांकि ये बात भी साफ कही गई थी कि इससे ट्राइबल को कोई उनके जो व्यक्तिगत अधिकार हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन झारखंड में बीजेपी को उतना नतीजा नहीं मिला, वो साफ तौर पर देखा गया। इसके बाद बीजेपी के अंदर 2 मत बने हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि यदि निकाय चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट निकाय चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि यदि निकाय चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसके कुछ पॉजिटिव साइन भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसको लेकर अभी फिलहाल मतभेद बना हुआ है। तो यही 2 बड़े कारण हैं जिसके चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड फिलहाल टल सकता है। जी, शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते आगे, देहरादून की खबर आप जानिए, जहां पर आज क्षेत्रीय पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे के बाद प्रशासक नियुक्त हो जाए, छोटे संभालने जा रहे हैं। कुल 89 क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त होंगे। कल ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया है कि उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रिकॉर्ड की जा रही है। अब देखिए, इस रिसर्च के सामने आने के बाद वन महकमे में हड़कंप मचना लाजमी है। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए।
ड्रोन से महिलाओं की प्राइवेसी पर नजर। चोरी छुपे कौन रिकॉर्ड कर रहा वीडियो। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कैमरा ट्रैप और ड्रोन जंगली जानवरों की सुरक्षा में मददगार रहे हैं। जानवर कहां हैं और किस हालत में हैं? ड्रोन कैमरा जानवरों की रिपोर्ट बताने में मददगार साबित होता है। लेकिन अब एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे महकमे को टेंशन में डाल दिया है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों की निगरानी के लिए लगाए गए कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और ड्रोन का इस्तेमाल ग्रामीण महिलाओं पर जासूसी करने के लिए भी किया जा रहा है। ये वो महिलाओं के हर मूवमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया, बल्कि उसे वायरल सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज उसके ऊपर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य हुआ था टाइगर एस्टिमेशन। उसके लिए हमारा एंटायर उत्तराखंड में जहां पर टाइगर होता है वहीं पर लगा, और ये कि कोई इंट्रूजन ना कर दे जंगल के अंदर बिना अनुमति का, कोई विशेष अपराध करे, और ये भी सारे टाइगर रिजर्व में लगाया जाता है। इसका खुलासा तब हुआ जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के शोध पाया कि स्थानीय अधिकारियों और गांव के कुछ पुरुषों द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल उन महिलाओं पर जासूसी भी किया जाता है उनके टाइगर रिजर्व के अंदर और आसपास के गांव से हैं। अगस्त 2019 के बाद के महीनों में सोशलिकेशन ऑफ किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का दुरुपयोग किया जा रहा है। चारा पत्ती के लिए जंगल जाने वाली महिलाओं की रिकॉर्डिंग की जा रही है। हमारा कतई कोई भी इस प्रकार का मंशा नहीं होता है कि हमने किसी निजता के ऊपर बात करें। तो मैंने इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से मैंने लिया है, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रखा है। तो इस प्रकार के चीजों को हमने बहुत ही सीरियसली लिया है और मैं आशा करता हूं कि हमारा डायरेक्टर इसको। महिलाओं की निजता को रिकॉर्ड किए जाने की खबर के बाद महिलाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। वाइल्ड लाइफ मिशन ने गहनता से जांच के आदेश दिए हैं। न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। राज्य में बाहरी लोगों के द्वारा जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर पूरे प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में जमीनों की जांच की जा रही है। देखिए, इसी क्रम में रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट ने राजस्व की टीम के साथ मजखाली, द्वारसो और डीडा क्षेत्र में निरीक्षण किया, जिसमें नक्शा, खतौनी और आवश्यक दस्तावेज चेक किए गए। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा है कि जमीनों को लेकर कई तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसे लेकर निरीक्षण किया गया। अब इसकी रिपोर्ट तैयार करके आगे भेजी जाएगी। ज्यादा जो संबंधित एक आया था कि रेरा का अप्रूवल के बिना जो है कुछ डेवलपमेंट हो रही है, तो उसका निरीक्षण किया गया। हमारी सरकारी जमीन है, तो इन सभी चीजों का जो है निरीक्षण किया गया। कुछ उसमें अनियमितताएं पाएगी जो रिपोर्ट। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को आज 1 साल पूरा हो गया है। आज ही के दिन टनल के अंदर फंसे हुए 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया था। रेस्क्यू पूरा हुआ तो फंसे मजदूरों के चेहरे पर जिंदगी जीतने की जो खुशी, वो सब राज्य सरकार की एजेंसी ने मिलकर इस ऑपरेशन को मुकाम तक पहुंचाया। इस ऑपरेशन में नई तकनीक के साथ दुआ और बौखनाक देवता में अपनी खूब आस्था दिखाई। घटना के एक आकलन हुआ था, वो चुनौती ही बनी हुई है। बलबीर परमार हमें और जानकारी देंगे इस पर। हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद हैं। बलबीर, आज का खास दिन जहां पर मौत को मात देके मजदूर जिंदगी की जंग जीत गए थे। देखिए, आज के इस दिन में ना सिर्फ मजदूरों के उस मेहनत को भी याद किया जाएगा जो उन्होंने अपने आप को जिंदा करने के लिए लगातार की, और बौखनाक देवता का भी इसमें जरूर जिक्र होगा, क्योंकि उनकी पूजा पाठ और इस पूरे इलाके में जो उनके लिए यहाँ पर आस्था रखी जाती है वो किसी से भी परे नहीं है। बिल्कुल, आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है। 1 साल पहले एक बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और 41 जिंदगियों को बाहर निकाला गया था। और जिंदगी जब जीती थी तो पूरी तरह से जश्न और खुशी सभी के चेहरे पे देखी जा रही थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे जो इस पूरे रेस्क्यू में जुटी हुई टीम हो, सभी में
इस दिन की में खुशी देखी जा रही थी और बौखनाक देवता जो प्रसिद्ध देवता है इस पूरे क्षेत्र के, जब लगातार रुकावटें आ रही थी तो जो सरकार है, जो बाहर से जो विशेषज्ञ टीम आई थी, वो सभी बौखनाक देवता की शरण में गए थे। पूजा अर्चनों का दौर देखने को मिला था, दुआओं का दौर देखने को मिला था, तब जाके बड़ी सफलता हाथ लगी। 17 दिन बाद जो 41 मजदूर जिंदगी की जंग टनल के अंदर लड़ रहे थे, सिलक्यारा टनल के अंदर, उनको बाहर निकाला गया और खुशी उसके बाद देखी गई। और जो बौखनाक देवता है, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने इसी खुशी में पिछले 3 दिन तक सिलक्यारा टनल में अपनी खुशी जताई और एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया, जो दिखाता है कि किस तरह से ये दिन मायने रखता है स्थानीय लोगों के लिए, पूरे देश के लिए, कि किस तरह से बड़े ऑपरेशन को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर इस अंजाम दिया। और इस समय अपडेट यह है कि दोनों तरफ से ही सिलक्यारा टनल में काम तेजी से किया जा रहा है। हालांकि जिस जगह पे भूस्खलन हुआ वो अभी भी चुनौती बना हुआ है, वहां पे विशेषज्ञों की टीम नजर बनाई हुई है और लगातार वहां पे काम कर रही है, क्योंकि जो इनपुट मिल रहा है कि ये जो टनल है 200 बनाया है, जहां पे 2 जगह से ड्रिफ्ट करके रास्ते बनाए गए और एक जगह से ऑपरेशन को देश ने अंजाम दिया था और 41 जो मजदूर है उनको सकुशल बाहर निकाला गया था। जी, शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। केदारनाथ में बीजेपी पर जीत, ये भी अपने आप में एक सवाल, और यही सवाल कांग्रेस के अंदर भी उठ रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो बार बार कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर बीजेपी से मिला हुआ है। देखिए इस पर रिपोर्ट। कांग्रेस को केदारनाथ में लगता था जिस तरह का माहौल है जीत जरूर मिलेगी, लेकिन कांग्रेस चुनाव हार गई। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर बात केदारनाथ की हार पर हो रही है। कांग्रेस अपनी गलतियों से चुनाव हारी या फिर कुछ नेताओं ने बीजेपी के साथ, और ऐसे नेताओं ने बीजेपी को केदारनाथ में जिताने का काम किया। और हमारे कुछ नेताओं ने जैसा अपने बयानों में कहा कि हमारे अंदर कुछ स्लीपर सेल हैं, वो उन्होंने अपना काम दिखाया है। तो लेकिन जब आम चुनाव होगा, इस समय हम निकाय चुनाव में जाएंगे तो हर जगह चुनाव हो रहा होगा, तो फिर भाजपा न तो उस लेवल पर मैनेजमेंट कर पाएगी, न उस लेवल पर जो है लोगों को मैनेज कर पाएगी। रणजीत रावत के बयान के बाद शक की सुई हर बड़े नेता की तरफ घूम रही है, पर बिना पुख्ता सबूत के कोई नेता कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस में बड़े नेता बीजेपी का साथ देते हैं, ये सवाल पहली बार नहीं उठे। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में यही बात उठी थी, तब भी कांग्रेस को लगता था माहौल अच्छा है। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के एक विधायक ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोट किया, तब भी सवाल उठा। लोकसभा चुनाव में भी सवाल उठे कि कुछ नेताओं ने बीजेपी का अंदर खाने साथ दिया, किसी ने चुनाव नहीं लड़ा तो किसी ने स्लीपर सेल का काम किया। अब यही सवाल केदारनाथ चुनाव में भी उठ रहे हैं। स्लीपर सेल की बात कुछ महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भी की थी, तो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले गणेश गोदियाल ने ऐसे नेताओं की तुलना विभीषण से की थी। पर सवाल है कि केदारनाथ में काम किसने खराब किया और किस नेता ने बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस के हाथ से जीत छीनी। तो कांग्रेस में सबसे सीनियर और असरदार नेता हरीश रावत को इस सवाल पर ही यकीन नहीं है। हालांकि मैं इस पर कोई टिप्पणी वो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये प्रश्न ऐसा है आपका जो मुझे अंदर तक हिला रहा है। मैं इस पर विश्वास करने को अपने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रश्न में ही विश्वास करने को तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। निश्चित ही कुछ ना कुछ तो है, नहीं तो पूरा माहौल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद हम हारते हैं। बहुत अच्छे से चुनाव भी लड़े, प्रबंधन बहुत सटीक था, सभी लोग अपने अपनी तरीके से पूरी ताकत लगा के काम कर रहे थे। कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने इसमें अपनी मेहनत नहीं की। उसके बाद भी चुनाव हारे। कांग्रेस के अंदर बैठे वो नेता कौन हैं जो पार्टी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? उनका नाम साफ नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से कांग्रेस के बड़े नेता बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उससे इतना साफ है कि कोई न कोई ऐसा नेता जरूर है जो खुद को कांग्रेसी बताकर बीजेपी की मदद कर रहा है। और दबी जुबान में सभी नेता ये जरूर कहते हैं कि वो विभीषण बाहर नहीं हुआ तो भला होना मुश्किल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। दिल्ली और उत्तराखंड का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस
का प्रभारी विधायक काजी निजामुद्दीन को बनाया गया है। उत्तराखंड बीजेपी को इसमें हिंदू मुस्लिम की सियासत दिखाई दे रही है। बीजेपी के मुताबिक इस फैसले से देश की राजधानी में भी हिंदू मुस्लिम अलग अलग बटेंगे, तो जवाब कांग्रेस ने भी इस पर दिया है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में मंगरौली सीट पर जीतकर एक बार फिर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन विधायक बने, लेकिन इस बार मंगरौली बार नहीं, देश की राजधानी दिल्ली को लेकर काजी निजामुद्दीन जहां चर्चा में हैं। वहीं दिल्ली में कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। काजी निजामुद्दीन को प्रभारी बनाए हुए अभी 4 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, पर बीजेपी ने बिना देरी किए इस फैसले पर कांग्रेस को घेरने में देरी नहीं की। बीजेपी के मुताबिक इसे मुस्लिम बांटने वाला है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत के मुताबिक इस फैसले से दिल्ली का मुस्लिम वोट भले कांग्रेस के साथ आए, लेकिन हिंदू बीजेपी के साथ आएगा। वो मुस्लिम नेता को आगे कर रहे हैं और उत्तराखंड के सरोकार से कोई संबंध नहीं है। कोई अगर किसी उत्तराखंड के किसी पहाड़ के व्यक्ति को वहाँ भेजते तो पहाड़ के फर्क पड़ता है। वहाँ के जितना भी हिंदू समाज है वो सबका सब भारतीय जनता पार्टी का सही रहेगा, क्योंकि सारी पार्टियां जो है मुस्लिम तुष्टि। दिल्ली में ही उत्तराखंड के प्रवासियों की है, तो देश के अलग अलग राज्यों के लोग भी बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में कांग्रेस ने किस प्लानिंग के साथ ये फैसला लिया, ये कांग्रेस बेहतर समझती होगी। वहीं शाहीन बाग से लेकर दिल्ली दंगों के बीच बीजेपी इस फैसले को मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है, तो कांग्रेस के मुताबिक दिल्ली के लोग और काजी निजामुद्दीन पढ़े लिखे हैं और एक दूसरे की बात को समझेंगे। काजी निजामुद्दीन के जाने से, पढ़े लिखे व्यक्ति के जाने से, पढ़े लिखे व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है और मुझे लगता है कि दिल्ली के पढ़े लिखे जो नागरिक हैं उनको इससे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जिस भी व्यक्ति ने बात बयान दिया होगा, अगर वो कभी विधायक था या विधायक रहा है, अगर विधायक है तो उसके लेवल के प्रश्न है, इसको जांच लीजिए और काजी निजामुद्दीन ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है विधायक रहते हुए, उसको देख लीजिए तो उससे पता चल जाएगा। जिस दिल्ली में शाहीन बाग हुआ, जिस दिल्ली में दंगे हुए, की राजनीति दिख रही है, तो दिल्ली में हुए फैसले पर सियासत देवभूमि। आगे देखिए, पहाड़ की 10